नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर में बड़े कोयला कारोबारियों पर स्टेट जीएसटी का छापा, दूसरे दिन जारी, जांच का दायरा कई जिलों तक बढ़ा। लाल खदान ट्रेन हादसे में सीआरएस रिपोर्ट से खुलासा, कंट्रोल रूम सूचना 7 मिनट देरी, सुरक्षा चुप उजागर हुई रेलवे प्रणाली। मार्ग अस्पताल पर इलाज में भारी लापरवाही का आरोप, पथरी ऑपरेशन बाद बिगड़ी हालत, स्टेंट गायब होने का दावा, मरीज नागपुर रेफर। एसएसएल मुख्यालय में नारी शक्ति खेल महोत्सव शुरू, 4 टीमों में बटी 160 महिला खिलाड़ियों ने खेलों में दिखाया जोश। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में बड़े कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। विभाग की टीमों ने विनोद जैन, प्रशांत जैन और प्रवीण झा से जुड़े कोल कारोबार और कॉरपोरेट दफ्तरों में दबिश दी है। जांच का दायरा अब अन्य जिलों तक भी बढ़ा दिया गया है। स्टेट जीएसटी विभाग की 10 से अधिक टीमों ने बिलासपुर के प्रमुख कोयला कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दूसरे दिन भी दस्तावेजों की गहन जांच जारी रही। महावीर कोल वॉशरी, पारस पावर ग्रुप और फिल ग्रुप के दफ्तरों में कोयले के स्टॉक, बिल्डिंग, टैक्स भुगतान और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार टैक्स और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। जीएसटी विभाग की जांच पूरी तरह व्यावसायिक लेन देन और टैक्स रिकॉर्ड तक सीमित बताई जा रही है। यह कार्रवाई केवल बिलासपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि रायगढ़, बलौदाबाजार समेत अन्य जिलों में भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। इस छापेमारी से कोयला कारोबार से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर के संकल्प के साथ आयोजित प्रतिष्ठित बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन समारोह शनिवार को इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। खेल और संस्कृति के इस आयोजन में देश और प्रदेश के कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। बस्तर ओलंपिक 2025 में करीब 3500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने बस्तर की खेल प्रतिभा को उजागर किया। पिछले 2 वर्षों से हो रहे इस आयोजन में युवाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि बस्तर अब नक्सलवाद की छवि से बाहर निकलकर विकास और सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। समापन समारोह में कहा गया कि बस्तर ओलंपिक युवाओं को आगे बढ़ने का मंच दे रहा है और खेलों के माध्यम से क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं और ये बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी
आए हुए थे और आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। बस्तर ओलंपिक का दूसरा वर्ष है। बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में अब लोग जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी इसका उल्लेख किया है, और वो इसलिए क्योंकि बस्तर ओलंपिक में वो जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं उनका भी स्पोर्ट्स होता है। वो जो नक्सलवादी विचारधाराओं के साथ भ्रमित होकर के हमारे जवान चले गए थे जंगलों की ओर, वो वापस आकर के पुनर्वास किए हैं, उनका भी स्पोर्ट्स होता है और बस्तर के नौजवानों का भी स्पोर्ट्स होता है। इन तीनों तरह के स्पोर्ट्स को मिला करके बस्तर ओलंपिक बस्तर के युवाओं को विश्व के पटल पर स्थान दिलाने के लिए इसका आयोजन दूसरे वर्ष हो रहा है, और बड़े ही गौरव का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है। जिनके करकमलों से पहले वर्ष में पहली बार इसका प्रारंभ हुआ था, आज ऐसे महामना, ऐसे व्यक्तित्व जिनमें साहस है बड़े संकल्पों को लेने का और उनमें सामर्थ्य भी है उन संकल्पों को धरातल पर उतार लेने का, ऐसे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। मैं मित्रों आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करे। इसके तहत सीसी रोड निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, नाली निर्माण और स्ट्रीट लाइट जैसे कार्य किए जाते हैं। पिछले कुछ समय से निर्माण कार्यों की गति धीमी थी, लेकिन अब एक बार फिर विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी क्रम में शनिवार को वार्ड क्रमांक 50 स्थित ओम नगर में सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित रहे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत कराई और क्षेत्रवासियों को विकास का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास की अभी भी व्यापक संभावनाएं हैं और उन्हें साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ओम नगर में शुरू हुआ यह सीसी रोड निर्माण उसी दिशा में एक अहम कदम है। आने वाले समय में अन्य इलाकों में भी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने नगर निगम और राज्य शासन के प्रति आभार जताते हुए अन्य वार्डों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई। सिर्फ 52 में नहीं, आज सरकार के सुशासन के और साए साए हो रही विकास के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और हम हर वार्ड में जो हमारी आंतरिक सड़कें हैं, जो कॉलोनियाँ पूर्व में डेवलप हो गई हैं, विकसित हो गई हैं, ऐसे क्षेत्रों पर सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रयासरत हैं। और इसी की आप वानगी देख रहे हैं कि छोटी छोटी गलियों में सीसी रोड निर्माण और अन्य कार्य हो रहे हैं। देखिए, आज मेरे वार्ड 50 में बेलतरा के हमारे यशस्वी विधायक ने लगातार जो है वार्डों को विकास की सौगात दे रहे हैं। इसी नेतृत्व में आज वार्ड में ओम विहार में सड़क के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है, और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है जो लगातार विकास के कार्य में अग्रसर गति दे रही है, और आगे भी ऐसी विकास कार्य कराए जाएंगे। लोगों की कॉलोनी में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। माननीय विधायक सुशांत शुक्ला जी यहाँ आए, और हम लोग इतने साल से इस कॉलोनी में रह रहे थे, सभी प्रयासरत थे कि यहाँ पर हमारे कॉलोनी में रोड और नाली का निर्माण हो जाए। तो उनके बहुत प्रयासों के बाद हमारे यहाँ आज रोड का भूमि पूजन संपन्न हुआ है, जिसके लिए हम हृदय से पूरे कॉलोनी वाले उनका आभार व्यक्त करते हैं। शनिवार 13 दिसंबर को पूरे देश के साथ बिलासपुर में भी वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और पूर्व तैयारी के चलते लोक अदालत में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में पक्षकार अपने लंबित मामलों के निराकरण के लिए न्यायालय पहुंचे। नेशनल लोक अदालत का मूल उद्देश्य न किसी की जीत न किसी की हार के सिद्धांत पर आधारित है, जहां आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जाता है। इस लोक अदालत में श्रम विवाद, वैवाहिक मामले, बीमा प्रकरण,
मोटरयान दुर्घटना से जुड़े केस सहित अन्य छोटे बड़े विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण किया गया, जिससे पक्षकार संतुष्ट नजर आए। लोक अदालत में पहली बार न्यायालय आने वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी लगाए गए थे। यहाँ पक्षकारों को मार्गदर्शन दिया गया ताकि वे भटके नहीं और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। आवश्यक जानकारी देकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे वे संतुष्ट होकर लौटते दिखे। नेशनल लोक अदालत में इस बार सबसे अधिक मामले ऑनलाइन चालानों से जुड़े सामने आए। नागरिकों ने बताया कि ITMS और यातायात विभाग दोनों की ओर से ई चालान भेजे जा रहे हैं, जिनकी जानकारी और प्रक्रिया को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। कई मामलों में तय समय सीमा के बाद चालान सीधा कोर्ट में पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब ई चालान का जो स्थिति है, एक तो RTO भेज रही है और एक यातायात भेज रही है। अब चूँकि जो ऐसे चालान आते हैं तो उसमें एक समय सीमा निर्धारित है कि 7 दिन के भीतर वहाँ जाके पटा दीजिए, और उसके बाद फिर अगर वो नहीं पटाते हैं तो एक समय सीमा निर्धारित 3 महीने बाद उनका ई चालान के रूप में कोर्ट में आता है, और कोर्ट से मैसेज मिलने के बाद यहाँ चालान वो पटा सकते हैं। अब चूँकि वहाँ से मामले ऐसे ज़्यादा सुनवाई में आ रहे हैं, और चूँकि इसमें जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता इस पर होनी चाहिए, और हम लोग जैसा समाधान हम लोग कर रहे हैं उनको बता रहे हैं, और ट्रैफिक थाने से भी संपर्क करने की बात बोली जा रही है, और RTO भी बोली जा रही है, क्योंकि कुछ चालान अधूरे आ रहे हैं। उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, साथ में ट्रैफिक और RTO मिलकर इसका समाधान अच्छे से कर सकते हैं। लोक अदालत में बताया गया कि ई चालान में 7 दिन और फिर 3 माह की निर्धारित प्रक्रिया होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग समय पर जवाब नहीं दे पाते। कई चालान अधूरे भी पाए गए, जिनके निराकरण के लिए ट्रैफिक पुलिस और RTO विभाग के समन्वय से समाधान की आवश्यकता बताई गई। लोक अदालत में ऐसे मामलों का मार्गदर्शन कर लोगों को राहत दी गई। इसके साथ ही बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के बाद अचानक अधिक बिल राशि के बिल आने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के उपभोक्ताओं ने कहा कि बिना स्पष्ट कारण अत्यधिक बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। जैसा कि सबको मालूम है कि आज पूरे देश में इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत लगा हुआ है, और मैं कहूँगा कि माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस लोक अदालत के लिए पूर्व से काफ़ी प्रयास किया गया है, और उसके नाम से लिटिगेंट के बीच में बहुत ही उत्साह है, और लोग अपने आकर के प्रकरण का निराकरण करा रहे हैं। लोक अदालत का एक बहुत महत्वपूर्ण मोटो है, न किसी की जीत न किसी की हार, और वहाँ पर पक्षकारों के बीच में मधुरता भी बनती है। तो आज के लोक अदालत में श्रम के मामले हैं, वैवाहिक मामले हैं, आपके बीमा से संबंधित केस हैं, मोटरयान से संबंधित केस हैं, उन सब मामलों का निराकरण आज अधिक से अधिक मात्रा में किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में पहुंचे नागरिकों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऑनलाइन चालान और बिजली बिलिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। जनता ने कहा कि पहले सड़क, ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाएं सुधारी जाएं, इसके बाद ही चालान की कार्रवाई हो। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने छोटे छोटे विवादों का समाधान कराया और संतोष के साथ न्यायालय परिसर से लौटे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। लाल खदान गतौरा रेल हादसे की जांच में एक और गंभीर खुलासा हुआ है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS को मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद घटनास्थल से कंट्रोल रूम को सूचना देने में करीब 7 मिनट की देरी हुई। इसी कारण चेतावनी के लिए बजने वाला हूटर भी देर से सक्रिय हुआ, जिससे बचाव कार्यों की शुरुआत प्रभावित हुई और स्थिति और गंभीर हो गई। रिपोर्ट में इसे संचार व्यवस्था की बड़ी और खतरनाक विफलता बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि ट्रेन के कैब में लगा कंसोल सिस्टम पहले से खराब था और रिकॉर्डिंग व मॉनिटरिंग उपकरण GPS समय से सिंक नहीं थे। स्काडा, TCMS और ब्लैक बॉक्स जैसे अहम सिस्टम की टाइमिंग मेल न खाने से हादसे के वास्तविक समय और प्रतिक्रिया अवधि का सही आंकलन मुश्किल हो गया। CRS ने इसे रेल प्रशासन की गंभीर तकनीकी लापरवाही माना है। रिपोर्ट के मुताबिक बचाव दल की टीम भी काफी देर से मौके पर पहुंची, जबकि मेमू ट्रेन में सवार यात्रियों की हालत गंभीर थी। सूचना में देरी के कारण राहत कार्य समय पर शुरू नहीं हो सके और कई घायलों को अस्पताल पहुंचाने में अहम समय बर्बाद हुआ, जिससे जनहानि बढ़ी। आपातकालीन प्रोटोकॉल
कॉल और मौके पर प्रतिक्रिया प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा हादसे के समय ट्रेन चला रही ALP की प्रशिक्षण स्थिति और सिग्नलिंग नियमों की अनदेखी भी जांच के दायरे में है। CRS ने साफ कहा है कि यदि संचार प्रणाली समय पर काम करती और तकनीकी उपकरण सही होते तो हादसे का असर कम किया जा सकता था। रिपोर्ट की प्रति SCCR मुख्यालय भेज दी गई है और अब संबंधित विभागों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। नहीं, CRS का जो जांच रिपोर्ट होता है उसमें जो अवधि उनको दी जाती है करीब 180 दिन की दी जाती है फाइनल रिपोर्ट के लिए। जो प्रारंभिक रिपोर्ट रहती है वो रिपोर्ट कहा जाना इसलिए उसको उचित नहीं क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आए दैट इज़ नॉट अ रिपोर्ट। तो उसमें कुछ रिमार्क्स जो है जोन से जाता है, कुछ रिमार्क्स बोर्ड लेवल से होता है। तब जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आता उसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी उचित नहीं है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में जांजगीर चांपा जिले के पुलिस जवानों का वार्षिक फायरिंग अभ्यास बलौदा क्षेत्रांतर्गत जरवे स्थित फायरिंग रेंज में 12 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल की कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ साथ निशानेबाजी क्षमता, आत्मविश्वास और हथियार संचालन कौशल को और अधिक सुदृढ़ करना है। फायरिंग अभ्यास के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को विभिन्न आधुनिक हथियारों के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे अभ्यास में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों की सतत निगरानी में प्रशिक्षण संचालित है। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार जोशी ने पुलिस कर्मियों को अनुशासन, सतर्कता और निरंतर अभ्यास के महत्व पर मार्गदर्शन देते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस बल को हर आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड स्थित शासकीय मिडिल स्कूल चौराभाटा में बुधवार को मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खीर और पूड़ी खाने के कुछ देर बाद दर्जन भर से अधिक बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और दस्त की शिकायत होने लगी, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। शिक्षकों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद सभी प्रभावित बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश बच्चों की हालत अब स्थिर है और सभी पर निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। मध्याह्न भोजन में उपयोग किए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं। घटना के बाद अभिभावकों ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की बात कही गई है। जशपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में सरिया छड़ दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया, जिसमें ठगों के महुआ टोली निवासी एक व्यक्ति से पैसे लेकर गिरांग के व्यापारी नेल्सन कुजूर को फर्जी ऑर्डर देकर सरिया गिरवा दी। मामले की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी जांच की और छानबीन में यह सामने आया कि गिरोह ने दोनों को झांसे में लेकर योजना बनाकर ठगी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर बनी विशेष टीम आरोपी एहतास अंसारी को लोहरदगा झारखंड से गिरफ्तार कर लाई, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में 2 अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर वारदात कबूल की। दोनों मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान नंबरों और लालच भरे कॉल से सतर्क रहे। थाना जशपुर के अंतर्गत प्रार्थी नेल्सन कुजूर के द्वारा यह रिपोर्ट लिखाई गई थी कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सरिया छड़ ऑर्डर में उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके साथ 40,000 का ठगी की गई थी। इस पूरे प्रकरण में मामला अपराध पंजीबद्ध करके गंभीरतापूर्वक विवेचना की जा रही थी और टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही थी। इसी जांच के अनुक्रम में एहतास अंसारी केरो लोहरदगा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों के भी बारे में ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेजी जा रही है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।